हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 कक्षा 6 न्यू NCERT 2026। चलिए तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। चैप्टर का नाम है अपना दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण क्या है? पृथक्करण का मतलब है अलग अलग करना। क्या करना? अलग अलग करना। जैसे समझ लीजिए नॉर्मल सा है, अपने पास अनाज के अंदर कंकर आ जाए तो जब भी हम उससे आटा बनाएंगे तो आटा बनाने से पहले उस अनाज के अंदर से हम उन कंकरों को अलग करते हैं। इसे ही कहते हैं पृथक्करण करना, सेपरेशन। इनकी विधियां जानने वाले हैं कि किसी पदार्थ को कौन सी विधि से पृथक्करण किया जाता है। जैसे प्रकृति के अंदर काफी सारे पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए लोहा। हमें लोहा चाहिए तो प्रकृति से हम खनिज के रूप में उसे बाहर निकालेंगे। अयस्क को बाहर निकालने के बाद हम उसे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद उसमें काफी सारी अशुद्धियां रहती हैं, उन अशुद्धियों को हम अलग करेंगे। इसे ही कहेंगे पृथक्करण। कौन कौन सी विधि है, आइए आज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को बड़े ही आसान तरीके से। यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए तो करते हैं भाई आगाज। प्यारे दोस्तों, अपने पास है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे, थोता दही उड़ाए। अब जरा समझो, माने जिस प्रकार से सूप द्वारा, सूप ना वो अपन बोलते छाजड़ा, गांव की भाषा में तो भाई हमारे राजस्थान में या फिर हमारे यहाँ तो ऐसे कहते हैं छाजड़ा सूप, उसे सूप कहते हैं हिंदी में। ठीक है, सूप मानी छाजड़ा मानी छाजला और भी कुछ फटकने वाला, वैसे फटकने को कहते हैं, बस यू करके फू फू फूक मार दे फटकना। तो वो तो सूप द्वारा अनाज रख और भूसे को उड़ा दिया जाता है। माने उसमें क्या, अनाज अनाज तो रह जाता है, भारी भारी चीज तो पहले आ जाती है और हल्की चीज को फूंक मार के हटा दिया जाता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण कर दोषों को परित्याग करता है। सज्जन व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छे गुणों को अपने पास रख लेगा, और बेकार आदमी होगा तो बुरे गुणों को अपने पास रखेगा, अच्छे को हटाएगा। ठीक है, सज्जन आदमी कभी भी दुर्गुणों के पास नहीं जाता है और दुर्जन आदमी कभी भी सद्गुणों के पास नहीं जाता है। ठीक है, दुर्जन व्यक्ति कभी भी अच्छे आदमी नहीं ढूंढेगा, उसे मिलेंगे ही नहीं, सब उसे वही बेकार आदमी दिखाई देंगे, और अच्छे आदमी को सब अच्छे दिखाई देंगे। ठीक है ना, फिर भी वो कोशिश करेगा कि मैं ऐसे व्यक्ति की संगत करूं जो अच्छा हो। दुर्जन आदमी मानी बेकार आदमी, गधा आदमी समझ लो, वो हमेशा ढूंढेगा अपने गधे गधे जैसे और उन्हीं की संगत में रहेगा। जबकि एक अच्छा आदमी अपने जैसे इंसान ढूंढेगा कि भाई मैं साफ हूं, मेरा दिल साफ है, तो मेरे दिल साफ वाले मित्र बने, उन्हीं के साथ बैठना उठना खाना ऐसा रहता है। दुर्जन आदमी के तो पता है आप लोगों को, दुर्जन ही मिलेंगे, उसे बेकार ही मिले। तो उसी प्रकार से आइए आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम पृथक्करण की जो विधियां हैं उनको हम सीखेंगे। ठीक है, एक अपने पास लड़की दीदी है अपनी। कौन सी दीदी है? मल्ली। मल्ली और उसकी बहन वल्ली। मल्ली शायद हो सकता है लड़के का नाम हो सकता है लड़के का नाम हो, क्योंकि पता नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा लड़का है लड़की, आगे पता लगेगा। मल्ली और उसकी बहन अपनी सारी गर्मियों की छुट्टियां को लेकर उत्साहित है। उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाई। वे सदैव अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं। क्या आप भी अपने परिजनों के संपर्क में रहते हैं? उनका पहला पड़ाव हरियाणा है। पहला पड़ाव कहाँ है? हरियाणा। मतलब वो जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां हैं वो हरियाणा में बिताना पसंद करेंगे, मल्ली और वल्ली। ठीक है, जहां मल्ली और वल्ली की नानी जी का घर है, नानी जी का घर है। उनका घर बड़े खेतों से घिरा हुआ है।
वे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाजों की ढेरियां देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी मामी जी और मामा जी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों से छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने में व्यस्त है। भूसी जानते हो, ठीक है ना? भूसी, भूसी का मतलब अपन तो कहने का मतलब है, भूसी का मतलब होता है समझे तो अपन तूड़ा समझ लो, तूड़ा कुट्टी ऐसी चीजों को अलग करना, तूड़ा समझ लो। मतलब जब चावल निकालते हैं तो चावल की बाल तो रख लेते हैं और उसके अलावा जो सब होता है वो सब भूसा होता है, ठीक है ना? वैसे जब गेहूं निकालते हैं तो गेहूं तो रख लेते हैं, गेहूं के जो बाहर निकला सब भूसा होता है, जिसे हम तूड़ा भी कहते हैं, गाय भैंसों को चराते हैं वो वाला। तो उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। मल्ली और वल्ली यह जानने के लिए उत्सुक है मतलब इच्छुक हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। भाई जरूरत ही नहीं है भूसे की। भाई यदि अपने को अनाज चाहिए तो भूसा थोड़ी खाएंगे, है कि नहीं? भाई आदमी भूसा खाते हुए देखा है क्या कभी कि भाई अब भूसे को चर रहा हो? भैंस ढांडे तो है नहीं अपन। तो उसमें क्या करेंगे, बेकार चीज को हटाएंगे, अच्छी चीज को रखेंगे, नाज रख लेते हैं। उसकी नानी जी उनकी जिज्ञासा देखकर समझाती है कि हम इन कंकरों को इसीलिए निकाल रहे हैं कि यह अनाज पकाने योग्य हो जाए। ठीक है भाई, हम जब भी अपना अनाज जो है वो पीसते हैं जिससे कि आटा बनाते हैं, तो आटा बनाने से पहले अपना स्वभाव है, क्या स्वभाव है कि हम कंकर एक बार चेक कर लें कि जो अपने पास अनाज है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, मक्का है, उसके अंदर से कंकरों को हटा दें। ठीक है ना? इसको हटा दें, कंकरों को हटा दें। कंकरों को हटा देंगे, यहाँ देखो काफी सारे कंकर गिरा रखे हैं, बीन बीन के बाहर निकाल रहे हैं। फिर उस साफ सुथरे से खाना बनाएं, क्योंकि अगर हम कंकर वाला खाना खाएंगे तो हो सकता है बीमार पड़ जाएं बहुत जल्दी, हो सकता है अपने शरीर के अंदर पथरी बन जाए, है कि नहीं है? ठीक है, और खाने में भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा क्योंकि दांतों के नीचे आएगा वो, तो फिर कचर कचर की आवाज आएगी, है कि नहीं? खा ही नहीं पाएंगे, निकाल देंगे पूरा, बहुत ज्यादा मात्रा में यदि कंकर रहे तो। वे घर के आसपास के क्षेत्र में घूमते हैं और खेतों तथा मवेशियों को देखते हैं। उन्हें व्यस्त रखने के लिए नानी जी उन्हें आंखें बंद करके अनाज से छोटे कंकड़ चुनने को देती है। मजाक कर रही है नानी। मल्ली और वल्ली के साथ नानी क्या कर रही है, मजाक। नानी बोल रही है कि भाई देखो ऐसे पार बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, मैं तुम्हें देती हूँ थाली, ठीक है, और इसमें देती हूँ काफी सारा अनाज। अब तुम क्या करोगे मेरे बच्चों, आंख बंद कर लो, और आंख बंद करने के बाद इसमें जो कंकर पड़े हुए हैं उनको बाहर निकालो। हैं, बच्चे चकरा गए भाई, ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है, हम तो निकाल ही नहीं सकते, आंख बंद करके कैसे निकालेंगे? बिल्कुल पार नहीं पड़ेगी नानी, गलत बात। बिल्कुल नानी गलत बात, नानी बोल रही है गलत बात, नानी को क्या बोल दिए, गलत बात। अब क्या हो गया अभी, गेहूं और चावल में से हाथ द्वारा छोटे कंकर या भूसी अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम हस्त चयन कहलाती है। देखो, गांव या भूसे, गांवों के अंदर या समझ लो किसी भी कंकर के किसी भी अनाज के अंदर से कंकर पत्थर या भूसी को अलग करना हाथों से बीन कर, तो हाथों से बीन करके किसी बेकार पदार्थ को बाहर निकालना अनाज के अंदर से, इस जो ये प्रक्रिया है उसे हम हस्त चयन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्त चयन विधि कहते हैं। यह कणों के आकार, रंग, आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना? मतलब अगर हम मान लीजिए अपने पास काफी सारे गेहूं का रंग क्या होता है, गेहूं या भूरा भूरा होता है ना, अब उसके अंदर से कंकर आ जाएगा तो मिट्टी जैसे अलग दिख जाएगी, काली काली, कंकर अलग दिख जाएगा उसके अंदर से, उसका आकार अलग होगा तो उसके आधार पे निकाल देंगे। कलर भी अलग होता है कि नहीं? तो कलर के आधार पे हम उसको चुन के क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। राइट, आगे, यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हो तो सहजता से उठाए जा सकते हो, तो हाथों से छांटना एक सुविधाजनक विधि
सिद्ध हो सकता है। दोपहर के खाने में मल्ली और वल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है। पुलाव खाते समय नानी जी देखती हैं कि मल्ली पुलाव में से साबुत काली मिर्च निकाल कर प्लेट के किनारे में रख रही है। देखिए पुलाव जो होता है ना, पुलाव है ना, पुलाव का मतलब है हम कहें तो पुलाव क्या होगा यार, चावल का बनता होगा शायद, ठीक है, या फिर छोला भटूरा के अंदर वो आता ना शायद, वो इतनी बड़ी रोटी होगी, है ना। मुझे तो मैंने देखा नहीं है भाई पुलाव कैसा होता है, मैंने कभी खाया भी नहीं है, ठीक है। तो पुलाव के अंदर से नानी जी ने क्या डाला था, काली मिर्च डाली थी, खाने की चीज है उन्हीं को तो, लेकिन काली मिर्च डाली थी, हो सकता है चावल जैसी कुछ चीज हो, तो उसके अंदर से उसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, है ना। एक बार अपन देख भी लेते हैं पुलाव, ठीक है भाई, मैं भी थोड़ा सा जान लूं कि व्हाट इज द पुलाव, है ना, पुलाव क्या है, आप भी समझ लो कि पुलाव क्या है, तो यहां से पता लग जाएगा पुलाव, पुलाव पुलाव रेसिपी, पुलाव रेसिपी आ गई, हाँ मतलब चावल के ही है ना, देखो ठीक है, देख रहे ना, हम इमेज ले लें तो इमेज ले लीजिए, ये रहा, ये देखो चावल से बने हुए होते हैं, और इस टाइप से बनाते हैं, मैंने कभी खाए नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप के जो है ये पुलाव है। आगे बात समझ में, चावल से बने हुई चीज है, चलते हैं अपन तो पढ़ते हैं, ठीक है, चलते हैं आगे। वल्ली मजाक में कहती है, वाह यही हाथ से चयन करने की विधि है, अच्छी ना, अच्छी है ना। नानी जी उन्हें काली मिर्च के लाभ बताती है, मलिन को इसे भी खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाई छोटे बच्चे क्या होते हैं, काली मिर्च को निकाल के बाहर रख देते हैं, डोंट लाइक इट, वे पसंद नहीं करते हैं, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर आर बॉडी एंड आर आईज, ठीक है। काली मिर्च पिपरमेंट कहते हैं होंगे शायद इसे इन इंग्लिश में, तो जो पेपरमेंट है ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च ब्लैक पेपर कहते हैं इसे, तो ये क्या होता है, इसका यूज होता है कि अपने शरीर के लिए भी ठीक ठाक रहता है। दूसरी बात, आंखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए काली मिर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें खाने में खानी चाहिए 2-4 काली मिर्च रोज की, ठीक है। और कुछ समय पश्चात उनके मामा जी उन्हें खेत में ले जाते हैं, और जहां वे काटे गए गेहूं के पूलों का मतलब होता है बंडल, है ना, गेहूं को काट के बांध देना, तो जो बनता है उसे बोलते हैं पूलो लिखा हुआ है, वैसे हम ये बहुत सारों को बोलते हैं पूले, एक को बोलते हैं पूला, ठीक है ना, वैसे हम बोलते हैं पूड़ा, हमारे राजस्थान में पूड़ा कहते हैं, भाई पूड़ा बांध दीजिए रे गेहूं कटुआ अपना, तो है कि नहीं, तो अपने तो यहाँ बोलते हैं पूड़ा, है ना। गेहूं कटने के बाद जो बनते हैं, गेहूं काटने के बाद जो उसको बांधते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पूला। क्योंकि हमारे यहाँ देखो मशीनें नहीं लगती ज़्यादातर, छोटे छोटे खेत हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 6 बीघा, ठीक है, मैक्सिमम होंगे किसी के 10-12 बीघा, बड़ा होगा इतना बड़ा, अदरवाइज मैक्सिमम 2-4 बीघे का खेत मिलता है, और हाँ उधर मिलते हैं जहाँ, और वहाँ पे तो गेहूँ होते नहीं है कि नहीं है, तो रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में तो किसी के 400-400 बीघा 500-500 बीघा मिलती है, लेकिन हमारे राजस्थान में छोटा सा एक जिला दौसा, वहाँ से मैं हूँ, तो यहाँ इतने बड़े खेत मिलते हैं 2-4 बीघा के, तो उसमें लोग हाथों से ही काटते हैं, कोई मशीन नहीं बुलाती गेहूँ काटने की, नहीं मशीन क्यों, केवल यहाँ से जो मजदूर लोग होते हैं या फिर खुद घर के लोग काट लेते हैं और पूड़े भी बना लेते हैं, ठीक है, और फिर जब वो सूखते हैं तो फिर उसे मशीन से निकलवा लेते हैं, ठीक है। मशीन मतलब बड़ी वाली जो मशीन आती है ना हार्वेस्टर, वो नहीं लगाते यहाँ पे, बहुत कम, है ना, कोटा की तरफ लगती है, यहाँ पे नहीं। तो गट्ठर बनाते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। कुछ फूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है, ठीक है ना, कुछ फूलों को धूप में फैलाने के लिए भेज देते हैं कि भाई इनको क्या कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, इनको फैला दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक धूप में सूखेंगे नहीं तो उनसे गेहूं नहीं निकल के आएगा, फिर कट जाएगा, चला जाएगा गेहूं, बेकार चला जाएगा। जहां वे काटे गए फूलों के गट्ठों का अवलोकन करते हैं, ठीक है, कुछ फूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया जाता है, दोनों एक एक फूला उठाते हैं और उसमें से
लगे अनगिनत दाने देखते हैं। कुछ किसान पुलों को एक बड़े लकड़ी के गठड़ों पर पीट रहे हैं। जिज्ञासावश वल्ली ने मामा जी से पूछती है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो क्या होता है। पहले का मतलब है आज से काफी समय पहले, जब हार्वेस्टर नहीं हुआ करता था अपने यहाँ पे, ठीक है ना। हार्वेस्टर 20 साल से ज्यादा, 20 साल से ज्यादा तो आप 25 साल लगा सकते हो, ठीक है ना। मतलब आज से लगभग 25 साल हमारे यहाँ मतलब गेहूं निकालने के लिए मशीन नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो महिलाएं क्या करती थी, या तो उसको एक कोई चीज रखे उस पे से यूं मार के सूखने के बाद मार के गेहूं को निकालते थे, या फिर क्या किया जाता था, बैलों से गांठ किया जाता था। मतलब बैलों को उनके उसके ऊपर क्या किया जाता, घुमाया जाता था, है ना। इस पे उनकी जो है दंगी बोलते हैं ना, बालों पे घुमाया जाता था, जिससे कि क्या निकाल लिए जाते, गेहूं अलग हो जाते थे, और वो फिर उसके बरसों के फटकार के अलग कर लेते थे। वो पृथक्करण की विधियां थी। आजकल हार्वेस्टर क्या बोलते हैं, थ्रेशर आ गया, तो थ्रेशर से क्या कर देते हैं, गेहूं निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब मजदूर काटेगा, रखेंगे, सुखाएंगे, फिर थ्रेशर से निकाल लेंगे, या फिर सीधा सीधा खड़े खेत में क्या चला देते हैं, हार्वेस्टर। हमारे यहाँ नहीं चलाते हार्वेस्टर। उसका ये रीजन है कि देखो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, इनके अंदर सीधा हार्वेस्टर लगा देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमारे यहाँ पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं है, ठीक है। तो जो थ्रेशर से गेहूं निकलवाते हैं, फिर उससे जो तूड़ा बचता है, मतलब उसकी जो भूसी बचती है, उसको पशुओं को खिलाते हैं। पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में, हरियाणा में मैक्सिमम मतलब हम देखते हैं कि वहाँ पे हार्वेस्टर लगा देते हैं, बड़ी मशीन लगा देते हैं। वो क्या करती है, गेहूं को तो अलग से स्टोर कर लेती है, और ज़्यादा स्टोर होने के बाद एक ट्रॉली में डाल देती है, ठीक है। और रही उसकी भूसी, उसको खेत में डाल देते हैं, ठीक है ना। और खेत में वापस जोत काट के उसको नीचे दबा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ पे क्या, ऐसा नहीं है, फिर पशु भूखे मर जाए। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है, और पानी की कमी है तो यहाँ हरा चारा कंटिन्यूसली पैदा नहीं करते। पशुओं को हरा चारा एक पर्टिकुलर समय में ही खिलाते हैं, जो समय बस, जिस समय जैसे गर्मियों में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में उनको वो चारा दिया जाता है, राइट। आगे चलते हैं। मामा जी समझाते हैं कि वे दाने पृथक करने के लिए पुलों को पीट रहे हैं, और पुलों से दाने पृथक करने की यह जो प्रक्रिया, इसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग का मतलब मैंने कहा कि थ्रेशिंग वर्ड से थ्रेशर बना है। यह भी क्या करता है, उस गेहूं अलग करने का काम करता है। कैसे? भूसे से, ठीक है। तो ये थ्रेशर है। तो थ्रेशिंग करने की कहते हैं। किसान कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं। समय समय पर वे अपने काम के साथ साथ लय में लोकगीत भी गाते हैं, ठीक है ना। काफी सारे आजकल तो देखो मशीन वाला सिस्टम लग गया, काटने में भी मशीन लगा देते हैं। एक आदमी कटू के सीधा ट्रॉली में जाता है और सीधा मार्केट में जाता है। पहले बहुत सारे लोग लगते थे खेत को काटने के लिए। बड़ा खेत है तो 10, 15, 20, 50 आदमी लगते थे काटने के लिए, कंटिन्यूसली काटते थे। और बैठे बैठे टाइम पास भी हो जाए, किसी को ऐसा भी नहीं लगे कि हम उब रहे हैं काम करने में, तो लोग गीत गाते थे। मतलब जो गाँव के गीत होते हैं ना पर्टिकुलर, वो गीत गाया करती थी महिलाएं, ठीक है। तो वो गीत गा के उससे क्या समय भी बीत जाता और काम भी अच्छे से निकल जाता, लोग बोर भी नहीं होते, ठीक है। अनाज के अलग किए गए दाने भूसे की डेयरियों से में मिल जाते हैं। बल्ली फुसफुसाते हुए मल्ली से कहती है कि क्या किसान इतनी सारी भूसी में से अनाज निकालने के लिए हाथ से छांटेंगे? नहीं, हाथ से छाटेंगे तो भाई कितना समय लग जाएगा। हाथ से छाटेंगे तो भाई बहुत समय लग जाएगा, फिर तो पार ही नहीं पड़ेगी ऐसे करेंगे तो। सोचती है कि किसानों को इन्हें अलग करने में कितना समय लगेगा। आइए वली द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम क्रियाकलाप करें, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक कोई अपने क्षेत्र में लोकगीत जो है, वो जो महिलाएं हैं वो गाकर आनंद ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और बता सकते हैं कि कैसे
अब देखो जितने भी मैं क्रियाकलाप आएंगे उनको मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं मुंह जबानी आपको बता देने वाला हूँ, ठीक है। अब समझ लीजिए, देखो यहाँ पे फटकने का काम चल रहा है। ये सूप है जिसे हम छाजला भी कहते हैं गांव की भाषा में, है ना, आया था ना, पहले आया था। ये सूप है छाजला, जिसे हम गांव की भाषा में छाजला कहते हैं, है ना भाई। हमारे तो छाजला ही कहते हैं, आपके क्या होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या कहते हैं, ठीक है। और ऐसे करके ऐसे पटकते हैं, ऐसे पटकते हैं और फूंक भी मारते हैं, हल्की चीजें उड़ जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे करके ऐसे करने को बोलते फटकना। अब तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप इसे भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली के दाने लें और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच रगड़ें। देखो अपने पास मूंगफली होंगी तो मूंगफली के दाने अगर हम सेक लेते हैं, उसमें से दाने निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा उसको मसल लेते हैं, उसके ऊपर का जो कवर है उसे फूंक देते हैं। क्या कर देते हैं, फूंक देते हैं हाथों से, है कि नहीं। थोड़ा सा मसलते हैं, फूंक देते हैं। मसलने से क्या होता है, जो उसका कवर होता है ना वो ढीला हो जाता है, और फूंक देने से वो उड़ के चला जाता है, क्योंकि भारी वजन वाला दाना तो अपने हाथ में रह जाता है, बाकी चला जाता है। वो दाने को हम खा लेते हैं, मूंगफली के दाने को। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी है, ठीक है। कि हम क्या लेंगे, यहाँ पे चावल लेंगे। चावल भी कौन सा, भूसी वाला, जिससे कि भूसी अलग नहीं हुई है, उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ है। तो उसे फटक कर हम क्या करेंगे, हल्की हो जाती है भूसी, और दाना भारी रह जाता है तो इसमें रह जाता है, और फटकने पर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस इसके अंदर दिया है पूरा का पूरा, ओके। ये पूरा का पूरा इसी में यही प्रोसेस है ना। ओके, यहाँ पे देखो ये क्या है, फिर ये तो फटकने का, थोड़ा बहुत अनाज है तो हम इसे क्या कर लेते हैं, मान लीजिए मुट्ठी दो मुट्ठी है तो उसे हम फटक लेते हैं फूंक मार के। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा अपने पास अनाज है, बहुत ज़्यादा का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो उसमें उसको बरसाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, बरसाते हैं। ओसाई, बिनोइंग, जिसे अपने यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं, ओसाई या बिनोइंग कहते हैं, है ना। अपने तो गांव की भाषा में बोलते हैं बरसाना। क्या, बरसाना। बरसाना का मतलब हो गया कि उस भूसी को हम छाजले में भरेंगे, मतलब सूप में भरेंगे, और तेज हवा के अंदर, जो तेज हवा आ रही है तो यू यू कर देंगे, नीचे डाल देंगे उसको थोड़ा थोड़ा करके। तो हवा से क्या है, हल्की हल्की चीज तो उड़ के उधर चली जाएगी, और जो भारी चीज है मतलब जो दाने हैं वहीं पे नीचे गिर जाएंगे, वहां ढेरी बन जाएगी, और जो जो कूड़ा करकट है वो बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जो भूसा है बाहर उड़ के चला जाएगा। इसे हम कहते हैं बरसाना, और यहाँ पे कहते हैं ओसाई या फिर बिनोइंग कहते हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे ओसाइंग या फिर बिनोइंग कहा गया है, ठीक है। आगे चलिए, आगे इसे ही हम क्या कहते हैं, बिनोइंग। क्या कहते हैं इसे हम, बिनोइंग कहते हैं, ठीक है। मतलब समझ लीजिए, अगर परिभाषा अगर हम इसकी जानना चाहें तो परिभाषा क्या होगी कि मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की यह विधि ओसाई या बिनोइंग, या फिर अपने तो बोलते हैं बरसाना कहते हैं। क्या कहते हैं, बरसाना कहते हैं। अनाज को बरसा लियो भाई आपने, तो वो कमाया, काफी सारा कीड़ा वीड़ा पड़गा, और कचरा भी है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेशर नामक थ्रेशिंग मशीनें निर्माण की गई हैं, और इन मशीनों का उपयोग पुलों से भूसी तथा अनाज के दाने को अलग करने के लिए किया जाता है। और ये मशीनें थ्रेशिंग या ओसाई दोनों कार्य एक साथ करती है। थ्रेशिंग या ओसाई दोनों कार्य क्या करती है, एक साथ करती है। आगे है, अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पिता जी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने जाने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, और वल्ली अपनी मामी जी से यात्रा के लिए मीठी और पूरी बनाने का अनुरोध करती है। मीठी पूरी बनाने का क्या करती है, अनुरोध। वल्ली, क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी मदद या सहायता करूं। मामी जी, आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे को चोकर निकालना होता है। चोकर निकालना होता है। वल्ली, हम इसे कैसे करते हैं। वल्ली कहती है कि भाई हम इसे कैसे करते हैं, चोकर कैसे निकालते हैं, बताओ जरा। मामी जी, हमें तो बताओ, मजा नहीं आ रहा है, एंजॉयमेंट तो होने दो, थोड़ा टाइम पास भी हो जाए। तो बोले चोकर निकालना क्या होता है, कैसे करते हैं। मामी जी, हम इसके लिए चालनी का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, चालनी से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं और जैसे जैसे जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है चौकर और छोटे कंकड़ अलग हो जाते हैं। अब एक बात समझ लो, ठीक है, कि भाई यहाँ पे मामी जी समझा रही है, ये रही चालनी। हम रोज जब भी खाना बनाते हैं, खाना बनाने से पहले जब आटा को छानते हैं, ठीक है, तो आटा को छानते हैं, चालनी से चालनी होती है, तो आटा तो नीचे निकल जाता है और उसके अंदर चोकर, चोकर का मतलब अपने गांव की भाषा में समझो, चोकर क्या होता है, अपने गांव के भाषा में हम बोलते हैं तुस। क्या बोलते हैं? तुस बोलते हैं, ठीक है, देख लेना तुस सही लिखा है नहीं लिखा है, तो तुस बोलते हैं, तुस तुस होता है ना, ठीक है ना, वो रह जाते हैं। गांव की भाषा में तुस और दूसरी भाषा में बोलते हैं चोकर, ठीक है, क्या बोलते हैं? चोकर, है ना। गांव की भाषा में हम उसे बोलते हैं तुस। तुस निकल गए भाई, इतने सारे तुस इकट्ठे हो गए, पशुओं को खिला देते हैं, फिर उसको इसमें डाल देते हैं, पशुओं को खिला देते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो इसे ये भी एक पृथक्करण की विधियां है, जैसे चोकर को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। चोकर को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। अब चोकर अलग करने के बाद भाई, अब अगर हम अपने को रोटी बनानी है, जब अपने को रोटी बनानी है तो रोटी बनानी है तो फिर क्या करेंगे भाई? उसको गूंदेंगे, है ना। जैसे हम आटा गूंदना या गूंथना कहते हैं, ठीक है ना, आटा गूंदना या फिर क्या कहेंगे? गूंथना कहेंगे, है ना। साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाएं और चर्चा करें कि इसका आयोजन क्यों किया गया था। ठीक है, दांडी यात्रा का प्रयोजन या फिर महात्मा गांधी जी ने तब किया था जब अंग्रेज भारत में आए थे और वो एक नियम लेकर आ गए थे कि भाई आज से भारत में जितना भी नमक है ना, केवल हम ही बनाएंगे, ठीक है, और हम ही बेचेंगे। तो अब बताओ, जो समुद्र के किनारे काफी सारे जो लोग रहते हैं, उनका परमानेंट बिजनेस है नमक बनाने का, उनकी क्या, उनका तो बेचारे का बिजनेस ही छिन जाएगा। तो उस नमक के कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने नमक की मतलब दांडी यात्रा निकाली थी और काफी दूर जाकर समुद्र किनारे पे जाकर उन्होंने नमक बनाया था अपने स्वयं से और उस कानून को तोड़ा था। यही दांडी यात्रा का वर्णन है। मल्ली पूछती है नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो नमक होता है खारे पानी की झीलों से या फिर समुद्रों से, ठीक है, समुद्रों के जल से प्राप्त होता है। वैसे समुद्र के अंदर से नहीं मिलता है, समुद्रों का जो जल होता है उसे थोड़ा सा फिल्टर किया जाता है, गंदगी हटाई जाती है उसमें से और उसे खेतों में भर लिया जाता है, फिर उसमें से पानी को वेपर होने दिया जाता है और NaCl, क्या NaCl, NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड बचा लिया जाता है, ठीक है। घनश्याम भाई उत्तर देते हैं कि समुद्री जल पानी में घुले विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले खड्डों मतलब गहरे खड्डों के अंदर रखा जाता है, जहां वह धूप और हवा के संपर्क में आता है और कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है, माने उड़ जाता है, और वहां ठोस नमक मानी शेष रह जाता है, ठोस नमक मानी शेष रह जाता है, और फिर लवण के इस मिश्रण को संशोधित कर साधारण नमक प्राप्त कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे समुद्र पास में है, यहाँ से इन क्यारियों के अंदर माने खेतों के अंदर जो अपने किसान भाई है, किसान मित्र हैं, किसान चाचा हैं, वो क्या कर लेते हैं, इसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद वो क्या करेंगे, छोड़ देते हैं इसको कुछ समय के लिए। अब कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, हवा के संपर्क में, धूप के संपर्क में आकर इसमें से जो पानी है वो तो उड़ जाता है और NaCl रह जाता है, माने सोडियम क्लोराइड है वो रह जाता है, और भी काफी सारे लवण होते हैं इसके अंदर, तो वो रह जाते हैं। अब ये सारा लवण तो इसमें बचा रह जाएगा। अब ये जो बचा रहा है यही तो क्या है, अपना नमक हुआ है, क्या है, अपना नमक हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ है कि आइए अवलोकन करें नमक के विलयन में नमक को कैसे अलग करें। अब जरा समझो, अपन भी इसको एक मैं प्रैक्टिकल के आधार पे आपको थोड़ा सा समझा दूं कि भाई हम ये जो नमक है कैसे प्राप्त करते हैं, ये समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। प्रैक्टिकल कि हमने क्या लिया, पानी लिया एक बीकर में या फिर आप समझो एक कटोरी में, और उसमें हमने काफ़ी सारा नमक डाल दिया, ठीक है, और उसे घोल दिया। अब हमें पता है कि इस पानी के अंदर क्या है, नमक है, और परंतु ये घुला हुआ है,
परंतु क्या है, घुला हुआ है। अब उसे वापस से अलग करना पड़ेगा, तो हमें क्या जलाना पड़ेगा, इसके नीचे एक बर्नर जलाना पड़ेगा। क्या जलाना पड़ेगा, बर्नर। बर्नर जलाएंगे, जो इसमें से पानी है उस वो तो वेपर हो जाएगा, मानी H2O तो निकल जाएगा बाहर, इसमें रह जाएगा NaCl। आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। क्या करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पूरा का पूरा प्रैक्टिकल दिखा गया। सूखने से पहले, सूखने के बाद और कलाकृति बन जाती है। मोटे काले कागज पर फैली हुई नमक की विलयन की बूंदें हैं ये। इसकी बूंदें, क्या आपने कभी गर्मियों के समय गहरे रंग के कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे देखे हैं? ये धब्बे कैसे बनते हैं? ठीक है, तो मैं भी समझाऊँ आपको कि गर्मियों के दिनों के अंदर जब हमारे पसीना आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपनी आँख है, तो आँखों के ऊपर इधर, ठीक है ना, आँखों के ऊपर इधर सफ़ेद सफ़ेद से परत जम जाती है पसीने सूखने के बाद। ठीक है, क्योंकि हम नमक खाते हैं, नमक खाते हैं, तो अपने जब पसीने आते हैं तो पसीने में जो NaCl निकल जाता है और यहाँ पे जम जाता है भाई साहब। ठीक है, NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड। हो सकता है उसमें और भी कुछ हो, लेकिन जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जो बनते हैं उसी के रहते हैं। आगे आ गया कि समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्राय इन सामग्रियों जैसे कि औषधीय पौधों की जड़ों, पत्तियों, फूलों, बीजों को छाया में सुखाते हैं और इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे कि औषधि का महत्वपूर्ण भाग बच जाता है। ठीक है, औषधि का जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अपने पास है यहाँ पे वही चीनी मिट्टी की डिस्क में नमक के विलयन को गर्म करना। ये प्रैक्टिकल हमने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि यह चीनी मिट्टी की है, इसमें हमने नमक और पानी डाला हुआ है, घोल बनाया हुआ है, उसको गर्म करेंगे। ठीक है, स्पिरिट लैंप से कर सकते हैं, कैरोसिन लैंप से कर सकते हैं, बर्नर से कर सकते हैं। गैस वाले लैंप को बर्नर कहते हैं, वहाँ से आप करेंगे तो इसके अंदर से पानी पानी तो उड़ ही जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें से पानी पानी उड़ जाएगा, और जब पानी पानी उड़ जाएगा क्या हो जाएगा, पानी पानी उड़ जाएगा, तो फिर बचेगा केवल नमक। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के द्वारा हम समुद्रों से क्या करते हैं, नमक का निर्माण करते हैं। लेकिन समुद्रों में कोई बर्नर नहीं लगाते हैं। जो धूप है अपने पास, प्राकृतिक जो सोर्स है ऊर्जा का, वही क्या करता है, पानी को वेपर कर देता है। ठीक है, पानी को क्या कर देता है, वेपर कर देता है। अब जब पानी वेपर हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, उसमें केवल नमक बचेगा। ठीक है, आगे चलिए। इसी प्रकार पृथक्करण की और भी काफी सारे हम रोज सुबह सुबह चाय बनाते हैं। पीते नहीं पीते, कौन कौन पीता है भाई चाय, एवरीवन। मानी इसे गरम करें और जल उबाल कर उड़ जाने दें। जैसा कि छोड़ो इसको, क्या है, अपने तो चाय की बात करते हैं, चाय की चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या है, देखो अपने पास चाय को सुबह सुबह हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अगर हम चाय को छानेंगे नहीं, छलनी लगा के, तो उसके अंदर से चाय भी आ जाएगी। हम उसमें और भी इलायची भी डालते हैं, और इलायची के साथ साथ और क्या डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, तो सारे के सारे कप में आ जाएगी। फिर हम क्या सबको ही पी जाएंगे क्या, अब वो तो अटकेगी पियेंगे तब तो इसीलिए पहले उनको छान के बाहर निकाल लिया जाता है ना। और फिर चाय को बिल्कुल क्लीन करके कहाँ डाला जाता है, कप में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है प्यारे बच्चों, कप में डाला जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे। अपने पास है हमारे आसपास की सामग्री अध्ययन में आपने पढ़ा है कि तेल जल में मिश्रित नहीं होता है और कुछ समय तक बिना हिलाए रखने पर एक अलग परत बना लेता है।
तेल और जल को पृथक करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? ठीक है ना, किस विधि का उपयोग करेंगे? दादाजी, लेकिन फिर भी मेरे मुंह में चाय की कुछ पत्तियां आ सकती है, क्योंकि निस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह से चाय की पत्तियां चाय से अलग नहीं होती। देखो, एक तो होता है चाय को छान के अलग करना, उसे तो बोलते हैं पृथक करना, और एक होता है अपना निस्तारण। निस्तारण का मतलब होता है अपन कहें ना नितारना, है ना। अपन तो क्या नितार लेते हैं किसी चीज को, जैसे भारी चीज अगर कोई ऐसी हो जो नीचे बैठ जाए और ऊपर से कुछ चीज जो काम की हो या नीचे की काम की हो उसे हटा देते हैं। जैसे समझ लीजिए चावल ही समझ लीजिए, चावल को हम उबालेंगे, चावल को उबालेंगे तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, उसे छानते हैं, पानी हटा देते हैं और चावल चावल बचा लेते हैं, या फिर नितारते हैं, मतलब पानी हटा देते हैं, ऊपर ऊपर से यूं टेढ़ा करके पानी तो गिर जाएगा, चावल चावल ताली में बच जाएगा, और फिर जो बचे हुए को अच्छे से फिर छान लेते हैं। तो ऊपर से किसी चीज को बाहर निकाल देना उसे बोलते हैं नितारना, ठीक है ना, नितारना। यहाँ पे जो अपनी हिंदी भाषा है उसमें बोलते हैं निस्तारण करना। यहाँ क्या कहा गया है, उसे निस्तारण करना कहा गया है, ठीक है ना। पर अपन क्या नहीं बोलते, निस्तारण नहीं बोलते, अपन तो बोल नितार ले रे भाई ना, नितार लिया, ठीक है ना, वो बोलते हैं प्यारे बच्चों। दादाजी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छे बच्चों, अब चाय अच्छा बच्चों, अब चाय तैयार है। मल्ली मल्ली ताक से, ताक का मतलब होता है, ताक क्या होते बताओ? ताक 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 कहाँ गई ताक? ताक, ताक का मतलब बारी, बारी होते ना, अलमीरा या बारी समझ लीजिए, से चाय की चालनी उठाती है और अपने दादाजी को देती है। दादाजी आइए, अब मैं चाय को इस चालनी से छानता हूँ। तुम देख सकते हो कि सारी चाय की पत्तियां चालनी में रह जाती है। चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने की इस प्रक्रिया को निस्सादन माने फिल्टर करना, ठीक है ना, क्या कहते हैं, निस्सादन माने फिल्टर करना कहते हैं। बालन मल्ली से पूछता है कि क्या वह मटमेले जल के निस्सादन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकता है? मटमेले जल के लिए, ठीक है। अब मटमेले जल के लिए तो भाई ऐसा नहीं है, उसके लिए तो फिल्टर पेपर लगाना पड़ेगा। मटमेला जल का मतलब होता है कि पानी के अंदर बहुत छोटे चिन्ह कण होते हैं जिसे चालनी से छानकर हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसे छानकर, चालनी से छानकर हम अलग नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में उसके अंदर हम वॉटसन फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। वॉटसन फिल्टर पेपर क्या करता है, उसके अंदर कितना ही महीन दाना क्यों ना हो, ठीक है, उसको क्या कर लेता है, वो अपने आप में रख लेता है और पानी को प्योर करके भेज देता है। जैसे समझ लीजिए कि अपनी जो पृथ्वी है इस पर हम क्या करते हैं, कूड़ा करकट, टॉयलेट, मल मूत्र और जो घरों की जो गंदगी है सभी इसी पे डालते नहीं डालते हैं। नालियों से निकल के जाता है, धरती पर ही तो घूमता है सब कुछ, लेकिन धरती के 100 फीट नीचे, 80 फीट नीचे हमें केवल फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है। वही पानी होता है जो ऊपर से नीचे रिस के जाता है, ठीक है ना। जमीन क्या कर देती है, उसे बिल्कुल वॉटसन फिल्टर पेपर की तरफ फिल्टर करती है और नीचे पहुंच जाता है, ऊपर से जाएगा बूंद 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 करके नीचे जाएगा, तो वो जो नीचे पहुंचा हुआ पानी है वो बिल्कुल फ्रेश वापस है, पीने योग्य है, ठीक है ना। इसीलिए काफ़ी सारे जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे राजस्थान में समझ लो, हमारे राजस्थान के अंदर सरकार काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे कि पानी को हार्वेस्ट किया जाए, ठीक है। अब जितने भी अपने यहाँ पे बोरिंग कट रहे हैं, सिंगल पॉइंट लग रहे हैं, उनके पास में एक 5-6 फरमे का एक गड्ढा बनवाती है, जस्ट पास में बनवाते। उसका रीज़न क्या है कि जो पानी जो अपने पास है, पानी की कमी है कि जो बोर के अंदर से पानी निकलेगा वो यूज होने के बाद वापस उस गड्ढे में चला जाएगा, ठीक है। जैसे किसी को कपड़े धोने, बोरिंग के यहाँ कपड़े धो लेगा, वो वेस्टेज पानी जो बच रहा है वो वापस उसमें चला जाएगा, कपड़ा मैल वैल सब, ठीक है ना। उसका जो गंदा पानी है वो उस के अंदर चला जाएगा। जब वो उसके अंदर चला जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, जब वो चला जाएगा तो चला जाने के बाद वो वैसे फैल के कहीं जाता नालियों में बहुत दूर, अब वो क्या उसमें हार्वेस्ट हो गया, अब वो आसानी से क्या होगा कि वापस जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना।
तो सरकार को काफ़ी सारे ऐसे हार्वेस्टर्स लगा देने चाहिए, और लगा रही है वैसे, काफ़ी सारे लगाए, लेकिन क्या है कि लोग बाग क्या है, क्या बताऊँ आपको, ठीक है, मतलब जितना पैसा उसमें लगना चाहिए ना उतना लगाती नहीं, खा जाते हैं पैसे पूरे, मतलब 50% तो खा ही जाता है। हर कोई देख लो, कोई आज दूध का धुला नहीं है ना, मतलब हजारों में से, मतलब 1000 नेता है ना, तो उसमें से 999 चोर है। एक ही नेता ऐसा होगा जो अपना साहूकारी से, मतलब ईमानदारी से पूरा काम करवाता होगा, ठीक है। इसीलिए तो अपना देश विकास नहीं कर रहा है, करेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक नेता चोर रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। चाहे भले एक छोटा सा सरपंच बन जाए, वो भी सोचता है कि मैं पूरा का पूरा पैसा खा जाऊं, ठीक है ना। देख लेना, बोले कहीं भी देख लेना, अगर अपने घर में भी सरपंच हो तो देख लेना, ठीक है, डेफिनेट होते ही चोर है कि नहीं, क्योंकि उनका खानदानी पेशा है, और उनको कह देते बुरा और लगता है फिर, है कि नहीं। चलिए, कि बालन मल्ली से पूछता है कि क्या वह मटमैले जल से निषादन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकता है। आओ क्यों न हम श्रम करके इसका पता लगाएं दादी जी। साथ ही मटमैले जल को कपड़े के एक टुकड़े से भी छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखिए। मल्ली हमें कपड़े का टुकड़ा क्यों उपयोग करना चाहिए। दादाजी, कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागों के बीच में छोटे छोटे रंध्र मानी छिद्र होते हैं। कपड़े के इन छिद्रों का उपयोग छानने के लिए किया जा सकता है। प्राचीन काल में भी लोगों ने इस पद्धति को अपनाया था। देखो अपने पास अभी अभी आई है छलनी तो, हाँ, जब पहले हम काली चाय पिया करते थे, है कि नहीं, पहले हम काढ़ा पिया करते थे, काली चाय पिया करते थे, काफी समय पहले, समझ लो 50-30 साल पहले, जब कोई होंगे तो अपने दादा दादी जी पिताजी, तो ये चालनी थोड़ी आई थी उस टाइम पे, है। आटा छानने के लिए भी एक बहुत बड़ी सी चालनी हुआ करती थी। अब आई है तार की चालनी, तो छोटे छोटे तारों की चालनी बन के, तो पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। पहले बहुत कम सामान थे, घरों में ज़्यादातर मिट्टी के सामान थे, केवल सब्जी वब्जी बनाने के लिए कुछ हुआ करता था, या फिर सब्जी बनाने के लिए भी बर्तन मिट्टी के हुआ करते थे, तो ऐसी चीज़ें थी नहीं, है ना। तो जब हम काढ़ा वगैरह बनाया करते थे तो मैक्सिमम जो चीज़ होती थी जो कपड़ा होता था उससे छान लेते थे उस काढ़े को, ठीक है। कपड़ा छान बोलते हैं उसे हम, कपड़ा छान कर लिया। तो कपड़े से छानने की जो विधि, वो भी एक पृथक्करण की विशेष विधि है, ठीक है। यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो अशुद्धियां फिल्टर पत्र का उपयोग करके अलग की जा सकती है, ठीक है। एक बार अगर हम कपड़े से छान ले तब भी अगर उसके अंदर अशुद्धियां हैं, मटमैला है, तो इसका मतलब है कि उसमें वॉटसन फिल्टर पेपर लगाने की जरूरत है, ठीक है। वॉटसन फिल्टर पेपर लगा के हम उसे अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं। उसके अंदर बहुत ही महीन छिद्र होते हैं। वॉटसन फिल्टर पेपर के अंदर क्या होते हैं, बहुत ही महीन छिद्र होते हैं, और वो बहुत ही महीन छिद्र देखो आसानी से क्या कर देते हैं, किसी भी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे जो आपको लिया गया है वॉटसन फिल्टर पेपर है, ये है, गोल आता है, थोड़ा सा महंगा आता है। महंगा तो ये नहीं है कि ये 10-20-50 लाख का आता है, 10-20-50 हज़ार का भी नहीं आता है, 100-200 रुपए का भी नहीं आता है, होगा कोई 10 रुपए का, 5 रुपए का एक फीस होगा, ठीक है। तो वॉटसन फिल्टर पेपर जो है उसे मोड़ेंगे बीच में से, ऐसे मोड़ के उसका एक कीप टाइप का बना दें। कीप का मतलब जानते हैं ना अपन, फनल कह सकते हैं इंग्लिश में, कीप को फनल होता है, कीप हिंदी में कीप कहते हैं, फनल कहते हैं, और क्या कहेंगे इसे, फूल, वैसे हम फूल कहते हैं इसे, फूल जैसे दिखता है ना इसीलिए फूल कहते हैं, केरोसिन का जब हम डालते थे तब, ठीक है ना। तो एक फूल टाइप का था, तो फूल डालते हैं। अब इसके अंदर कीप के अंदर रख देंगे, यहाँ पे डाल देंगे पानी, तो ये जितना भी होगा ना, मतलब पानी का मतलब है जो गंदी चीज होगी इसी को यहीं पे रोक लेगा, और बिल्कुल क्लीन पानी यहाँ पे पहुंचाएगा, साफ सुथरा क्लीन, बिल्कुल शानदार पानी यहाँ पे क्या कर देगा, पहुंचा देगा, कोई कमी छोड़ेगा ही नहीं, कोई भी कमी भी किसी भी प्रकार की नहीं छोड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आगे आ गया, फिर क्रियाकलाप आ गया,
कि भाई जो वल्ली है अपनी दादी जी के साथ प्रकृति की सैर पर जाती है और एक तालाब से थोड़ा सा जल एकत्रित करती है। उसे जल में कुछ अवांछनीय पदार्थ दिखाई देते हैं। कम लागत की सामग्री का उपयोग करके जल के निषादन के लिए एक पृथककारी मॉडल योजना बनाएं। ठीक है, अब समझो कि भाई जल अपनी पृथ्वी से हम ऊपर जो जल डालते हैं बेकार वाला यूज में लेने के बाद, वो तो बहुत गंदा होता है। लेकिन वही जल पृथ्वी के अंदर जाके फिल्ट्रेशन होके जब हम उसे देखते हैं तो बिल्कुल क्लीन मिलता है। क्या मिलता है? क्लीन मिलता है। वही वापस से फिल्टर होके आ जाता है। ठीक है, अगर हम घर में एक ऐसा कुछ फिल्ट्रेशन वाला बनाना चाहें तो कैसे बना पाएंगे? ठीक है, किसी भी गंदे पानी को क्लीन करने के लिए। अब देखो कि भाई ऐसा तो है नहीं कि नाली का पानी जो है वो क्लीन हो जाएगा, लेकिन उसे हम डायरेक्टली पी नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर जो रासायनिक केमिकल है, मतलब जो हम कपड़े धोते हैं तो साबुन जाता है, डिटर्जेंट जाता है, शैम्पू जाता है, ठीक है, और भी कपड़े धोएंगे तो उसमें से कलर भी निकल के जाएगा। तो सारे के सारे जो इसके अंदर जो अवांछित चीज़ें निकल के जाएगी वो क्या रहेंगी? केमिकल ही रहेंगी, क्योंकि आजकल सब कुछ तो केमिकल का आ रहा है। फिर भी उसको हम साफ कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास फिल्टर तो नहीं है ना, कोई ऐसा फिल्टर नहीं है। लेकिन नॉर्मल तरीके से हम, अगर वो काला है, गंदा है, मटमैला है, तो उसे साफ कर सकते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी जैसा ही फिल्टर पेपर बनाना पड़ेगा। मतलब हम क्या लेंगे? एक अच्छे से बड़ा सा ड्राम लेंगे। ड्राम में सबसे पहले, ये ड्राम हो गया, ठीक है, और इसके नीचे निकाल देंगे छोटे छोटे चिन्ह छिद्र निकालने से पहले अब इसमें रख देंगे अच्छे से कपड़ा, यहाँ पे कपड़ा रख देंगे, है ना, फिर इस पे जाली रख देंगे, फिर कपड़ा लगा देंगे और फिर जाली लगा देंगे। ओके, 2-3 लेयर हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कंकड़ डालेंगे, रोड़ी समझ लो, रोड़ी, मोटी वाली रोड़ी डालेंगे। ठीक है, मोटी वाली रोड़ी डालेंगे, फिर पतली वाली रोड़ी डालेंगे, पतली वाली रोड़ी डालेंगे। फिर यहाँ पर समझ लो कि फिर वापस से रेत डाल देंगे। रेत क्या डाल देंगे? रेत का मतलब समझ लो बजरी। फिर समझ लो कि फिर और मई रेत डालेंगे, फिर और मई रेत डालेंगे, और फिर इतना सा इसको खाली छोड़ देंगे, है ना, और डाल देंगे। अब यहाँ पे जो भी हम पानी डालेंगे वो इतनी परतों से होके नीचे जाएगा। तो ये एक तो बात है कि जितनी भी गंदगी है वो ऊपर रुक जाएगी। ठीक है ना, मतलब पानी जो है नीचे क्लीन होके जाएगा, लेकिन रासायनिक रूप से नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें रासायनिक केमिकल तो छनेंगे ही नहीं। ठीक है ना, रासायनिक केमिकल तो इसी के अंदर चले जाएंगे और छनेंगे नहीं। हाँ, ये है कि अगर हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो वो पानी बिल्कुल यहाँ डालेंगे तो उसमें जितने भी बेकार चीज़ें हैं वो उसे यहीं पे रोक लेगा और हम उसे आसानी से पी सकते हैं। और कुएं का पानी तो वैसे भी पीते हैं गाँव के अंदर, तो ठीक है, सिटियों के अंदर तो पता नहीं, और गाँव के अंदर तो अभी तो खैर बंद हो गए हैं, कुएं खुदाना ही बंद कर दिए लोगों ने, केवल खेतों पर मिलते हैं। अदरवाइज जो है ट्यूबवेल या फिर बोर कटवाना प्रारंभ कर दिए हैं लोग। आगे टी बैग होता है ना, चाय का बैग है कि नहीं, ग्रीन टी जो वाला होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो वाला कि चाय की पत्तियों की थैली पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़े से बनाई जाती थी, क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोक लेती थी और जल इनके आर पार निकल सकता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं। बाद में लोग जाली और मलमल के कपड़े का यूज करने लगे। अंततः उन्होंने फिल्टर पत्रक का उपयोग करना आरंभ किया, जिससे कि आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं। आजकल जो टी बैग बनाए जा रहे हैं वो किसके बनाए जा रहे हैं? वो फिल्टर पेपर के बनाए जा रहे हैं। पहले रेशम के कपड़े के यूज लिया करते थे, लेकिन आज जो टी बैग का जो बैग का है, टी बैग है, वो किसका बनाया जा रहा है? अपना इसका बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। अभी यहाँ पे तो वही मछुआरे का जो जाल है वो भी एक पृथक्करण करने की विधि है, पानी से मछलियां अलग से निकालने की। ठीक है ना, तो वो भी एक पृथक्करण का ही प्रोसेस है।
आगे चलते हैं। यहाँ से जो मछलियाँ निकलती है वो भी पृथक्करण से ही निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दादी जी, नानी जी, माता जी, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो है घी निकालना, तो घी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और काफ़ी समय से उसे मथा जाता है। जब काफ़ी समय से उसे मथा जाता है तो घी ऊपर तैरता है। ठीक है ना, छाछ भारी हो जाती है, घी हल्का हो जाता है। ऐसी कंडीशन में वो ऊपर आके तैरने लगता है और माता जी हाथ से यूँ छान के, यूँ हाथ से यूँ करके बाहर घी निकाल लेती, घी का लौंदा निकाल लेती है, जिसे हम कहते हैं मक्खन, लूणिया घी। क्या बोलते हैं गाँव की भाषा में? लूणिया घी। ठीक है, तो लूणिया घी बना लेती है। तो ये है, ये भी एक बिलौना ही है और इससे भी हम क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं। अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें कि आपके घर में कटोरे में रखा हुआ दूध फट गया, उससे अभिभावकों के साथ चर्चा करें कि आप इसे किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अगर घर में रखा हुआ दूध फट गया तो उसको पनीर बना लो। क्या बना लो? उसे पनीर बना लो। ठीक है, अब देखो आ गई फिर पृथक्करण की और भी विधियां। कौन सी विधियां आ गई है? और भी विधियां आ चुकी है पृथक्करण की। मान लीजिए कि हमारे जो मिट्टी है उसके अंदर काफ़ी सारे लोहे के कण मिले हुए हैं, और होता ही है, स्वाभाविक है। आप कभी भी चुंबक लगा के मिट्टी के अंदर घुमा के देख लेना, काफ़ी सारे लोहे के कण मिलेंगे। ठीक है, उन लोहे के कणों को अलग करने का क्या प्रोसेस है? सिंपल सा, कि उसमें चुंबक की गट्ठी घुमा दी जाए। आप लोगों को पता है कि मछलियाँ कैसे निकालते हैं, है कि नहीं? वो भी एक पृथक्करण की विधि है। दूसरी बात कि आजकल जो लोग हैं, जहाँ पैसे चढ़ाते हैं, जैसे सिक्के चढ़ाते हैं, गंगा जी की से अपने जो गंगा नदी है उसको पवित्र नदी मानते हैं और गंगा को माँ मानते हैं। भारतीय सभ्यता के अंदर, संस्कृति के अंदर गंगा को माँ का दर्जा है, क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं। ठीक है, हिंदू जो धर्म है, सनातन धर्म है, पूरा प्रकृति पूजक है और प्रकृति की पूजा करता है। जैसे सूर्य की पूजा करता है, पीपल के पेड़ की पूजा करता है, नीम के पेड़ की भी करता है। ठीक है, नदियों की भी करता है, तालाबों की भी पूजा करते हैं, समुद्रों की भी पूजा करते हैं, है ना, और चंद्रमा की भी पूजा करते हैं, और पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा कर लेते हैं। क्या अपने तो अन्न की भी पूजा करते हैं, है ना, खेत की भी पूजा करते हैं क्योंकि वो हमें अन्न देता है, और उस नाज की भी पूजा करते हैं क्योंकि उससे अपना अनाज से अपना पेट भरता है। इसीलिए हम प्रकृति पूजक है और हमारा धर्म यथार्थ धर्म है। ठीक है, यहाँ यथार्थ धर्म है ना। जल की भी पूजा करते हैं, मिट्टी की भी पूजा करते हैं, किस किस की पूजा करते हैं? सब की पूजा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो परमात्मा है वो कण कण में विराजमान, तो सब जगह विराजमान होगा, है कि नहीं? और हम पूजा क्यों ना करें? जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वही हमें खाना देती है। हमारे अच्छे बुरे कर्म कैसे भी करो, हम इसी पृथ्वी पर रहकर करते हैं, वह हमें झेलती है। ठीक है, उसी से अपना खाना निकल के आता है, किसी भी प्रकार से आया हो, किसी भी पशु को मार के आया हो। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हम पशु खाते हैं, तो कोई वो भी पशु भी इस प्रकृति से ही तैयार हो रहा है कि नहीं? हो रहा नहीं हो रहा है? घास तो यहीं से ही खाएगा। अगर कोई भी चीज घास नहीं खाएगा, कोई भी मतलब है घास नहीं खाएगा, तो प्रकृति चलेगी ही नहीं। घास फूस पेड़ पौधे अगर कोई खाएगा नहीं, कोई जीव, और उस जीव को कोई दूसरा जीव नहीं खाए, ठीक है ना, तो नहीं चलेगा। प्रकृति पर कोई जीव नहीं रहेगा अगर ऐसा हुआ तो, है कि नहीं? तो ये भी भाई अपनी कौन सी विधि है? पृथक्करण की विधि थी जो मैंने आप लोगों को बताई। ये वाली नहीं कि पशुओं को खा जाना और प्रकृति से एक पशुओं को हटा ही देना, ये पृथक्करण की विधि नहीं है। ठीक है ना, पृथक्करण की ये वाली विधि नहीं है कि प्रकृति से जितने भी पशुओं को खाओ और हटाओ, ऐसा नहीं। हम प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति को पूजते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ बोल रहा था, क्या आप रसोई घर में पाए जाने वाले एक उपकरण का नाम बता सकते हैं जो बिजली से चलता है और छाछ तैयार करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है? बिलोइंग मशीन कहते हैं। अच्छा, बिलोइंग मशीन कहते हैं उसे भैया। क्या कहते हैं उसे? बिलोइंग मशीन कहते हैं ना। मेरे को भाई आज तो क्या पता नहीं। अब यहाँ देखो, मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं, लोहे के कण होते हैं या फिर कीले वगैरह होते हैं। क्या होती है?
कीले वगैरह होते हैं, कुछ टुकड़े पड़े होते हैं लोहे के, तो उनको अलग कैसे किया जाए। अब वो तो मिट्टी में तो कभी कभार दिखाई भी नहीं देते, इतने चिन्ने चिन्ने होते हैं। तो क्या किया जाता है कि उसके अंदर एक चुंबक घुमा दी जाती है। और मैं गंगा माता की बात कर रहा था कि गंगा के अंदर तो काफ़ी सारे सिक्के फेंके जाते हैं, हरिद्वार में, गंगा जी में, त्रिवेणी धाम जो है वहाँ पर। तो वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं ना, काफ़ी बड़ी बड़ी रस्सियाँ लेकर उस पर काफ़ी लंबी लंबी चुंबक बांध के उस गंगा जी में से पानी सिक्के निकालते हुए दिखा दिए जाएंगे। ठीक है। पहले जो सिक्का आया करता था 2 रुपए का, वो ऐसा सिक्का आया करता था जो कि लोहे का नहीं हुआ करता था, चिपकता ही नहीं था। ठीक है। 1 रुपए का चिपक जाता था, 5 रुपए का चिपक जाता था, बाकी नहीं चिपकते थे। लेकिन आजकल सारे सिक्के आ गए हैं, लगभग लोहे के आ चुके हैं, स्टील के आ चुके हैं। अब वो आसानी से इसके चिपक जाते हैं, आसानी से चुंबक के चिपक जाते हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के चिपकता है। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से, कोबाल्ट हो गया और निकल हो गया और एक ही अपना लोहा, तीनों चीजें हैं। ठीक है। ये आसानी से लोहे के चिपक जाती है। बड़े हाथ से लोहे की कीले को निकालने लगता है। बच्चे बढ़ाई से रुकने के लिए कहते हैं, वे अपनी बुआ के यहाँ से चुंबक लेते हैं और वे बढ़ई से कहते हैं कि इस चुंबक को लकड़ी के बुरादे पर आप घुमाइए और सारी कीले चुंबक के से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाती है। और बढ़ई ने पृथक्करण की इस विधि का उपयोग किया और चुंबकों को जाने का अध्ययन में स्मरण कीजिए। ठीक है ना। ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया चुंबकों को जाने, उस वाले चैप्टर का थोड़ा सा स्मरण कीजिए, वहां से आप लोगों को चुंबक के गुणों के बारे में पूरा पता लग जाएगा कि चुंबक के क्या क्या गुण हैं। ठीक है। कोई भी पदार्थ अपने आप में एक विशेष प्रकार का गुण रखता है, तो चुंबक भी अपना एक विशेष प्रकार का क्या रखती है, गुण रखती है। बढ़ई हाथ से लोहे की कील, हाँ ये सब तो हो गया। इस विधि को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। माने चुंबक से अगर हम किसी चीज को बाहर निकालते हैं, अलग करते हैं, पृथक्करण करते हैं, साइड में निकालते हैं, तो ऐसी विधि को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। ठीक है। अब मेरे को भाई बहुत तेज नींद आ रही है आज, पता नहीं क्यों आ रही। यहाँ पे देखो बड़े बड़े जो कल कारखाने हैं, बड़े बड़े जो कल कारखाने, वहां पर इस विधि का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि का। देखो चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। एक होता है अपना नेचुरल चुंबक होता है, एक होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है। देखो नेचुरल जो चुंबक है वो कहीं काम नहीं आ रहा है कि नहीं, मतलब जो पत्थरों के रूप में चुंबक आता है, प्रकृति से अपने को मिलता है, वो कहीं काम नहीं आता है। जो परमानेंट चुंबक है वो ज्यादातर काम में आ जाते हैं। अपने स्पीकर में हो गया, छोटे छोटे जो मोटरें हो गए उनमें हो गया। अस्थायी चुंबक होते हैं ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में काम आते हैं। कहाँ काम में आते हैं अस्थायी चुंबक, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर काम में आता है, लोहे की कंपनियों के अंदर। जिसमें क्या होता है कि अस्थायी चुंबक होता है, ये अस्थायी का मतलब है जिसमें मैग्नेट डाल के, मैग्नेटिक मतलब विद्युत धारा डाल के मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया जाता है। जैसे ये वाला है ना, विद्युत धारा से चलने वाला है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो जनरेट हो रहा है ना, वो किससे हो रहा है, विद्युत से। तो विद्युत से हो रहा है, तो जैसे ही विद्युत से हो रहा है, तो जैसे इस पर लेके आ जाएंगे, विद्युत का बटन ऑन करेंगे तो सारे को चिपका के ऊपर ले जाएगा, और फिर जैसे ही इसको भट्टी में ले जाके विद्युत के करंट को बंद कर देंगे, तो सारे के सारे उसके अंदर चले जाएंगे, छूट जाएगा। तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होना, डिमैग्नेटाइजेशन होना, इट्स मतलब इसका ऐसा यूज है। ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे काम में आ रहा है। ठीक है। अब ये थोड़ा अपना जो चैप्टर है ये हो चुका है खत्म, और आप इन प्रमुख शब्दों को जानेंगे, यहाँ पे कौन कौन से शब्द आज यूज हुए हैं। ठीक है। तो इनको बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से शब्द आपको आज देखने को मिले। एक तो मथना हो गया, मथना का मतलब है वही दूध को हम मथते हैं। ठीक है। दूध को हम भिगोते हैं, मथते हैं। मिश्रण, दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिली होना मिश्रण कहलाता है। निस्तारण का मतलब होता है नितारना, किसी चीज को नितार के अलग करना। अवसादन का मतलब होता है किसी चीज को छान के अलग करना। वाष्पीकरण का मतलब होता है किसी चीज को हम वाष्पित करके अलग करना। ठीक है। छानना को तो नॉर्मल है ही, छानना बीनना। निषादन का मतलब
आपने समझ लिया। मतलब कोई ऐसे कण जो ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाए, जैसे अपने पास पानी है और उसमें मैंने मिट्टी डाल दी तो धीरे धीरे निषादित होकर नीचे बैठ जाते हैं, उसे निषादन कहेंगे। थ्रेसिंग का मतलब आप समझ ही गए, ठीक है। थ्रेसर द्वारा किसी चीज़ को अलग करना या फटकारना को बोलते हैं थ्रेसर। या फिर ऊपर रख देते हैं, नीचे से हवा आती है तो थोड़ा थोड़ा अनाज पटकते रहते हैं, हवा उसको भूसे को साइड में कर देती है, उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। हस्तचयन, हाथों से बीन कर किसी चीज़ को अलग करना हस्तचयन। ओसाई, ओसाई को मतलब अपना तो क्या बोलते हैं, मैंने तो बताया था ना आप लोगों को, बरसाना, वही है ओसाई, बरसाना। और चुंबकीय पृथक्करण तो अंतिम रूप से मैंने बता दिया, लोहे की चीज़ों को चुंबक के द्वारा मिट्टी से, भूसे से या लकड़ी के बुरादे से या किसी भी चीज़ से अलग करना क्या कहलाता है, चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है। ठीक है। रही बात इनके क्वेश्चन आंसर की, तो इसके लिए मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है, पिछले काफ़ी सारे चैप्टरों में भी यही कहा था कि भाई इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को बिल्कुल एक अलग चैप्टर में अलग से वीडियो के अंदर बताऊंगा। सारांश आप लोग इसका यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। निषादन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन या फिर छानना ही होगा एक तरीके से, लेकिन बहुत बारीक चीज़ों को क्या करना, छानना, ठीक है। और अवसादन का मतलब है सेडिमेंटेशन, माने किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव का जमा हो जाना। मतलब अगर कोई चीज जल में घुली हुई है और नीचे बैठ जाए, वही हो गया आपका अवसादन, जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। माय डियर, एज यू नो दैट वेरी वेल, और आप अच्छे से जानते हैं कि हमने कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, क्लासेस चल रही है, ठीक है। इसमें मैथ पढ़ेंगे हम, साइंस पढ़ेंगे हम, और इंग्लिश की ग्रामर अभी भी इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें लाइव क्लासें रहती है कक्षा 10 के लिए, मैथ, साइंस और इंग्लिश की, ठीक है। मैथ और साइंस की लाइव क्लासें रहती हैं, जिसके अंदर MCQ और विदाउट MCQ की भी क्लास रहती है अपने, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की तो हम मैथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो न्यू NCERT है वो भी हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, थोड़ा समय का अभाव, जल्द हम कर देंगे। अभी अपने साइंस चल रहा है कक्षा 6, फिर साइंस 7 का चलेगा, फिर 8 का चलेगा, फिर 9 का चलेगा, फिर 10 का चलेगा, हम इनको फिनिश कर देंगे, ठीक है। 1-2 महीने में फिनिश कर देंगे। आप लोगों को सारे जो कंटेंट्स हैं आपको यहाँ पे अपने इस चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे इस चैनल पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।